नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर आपकी कमाई बढ़ाने वाला हमारा पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल शो योर मनी, जिसमें हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। और साथ ही आपको बता दें, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 704-522-0000। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। और आज योर मनी में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं CEO मोहित गांग। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मोहित जी से हम लोग बात करेंगे दर्शकों के पोर्टफोलियो पर, लेकिन उससे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, फिनफ्लुएंसर्स। जी हाँ, सोशल मीडिया के दौर में निवेश की दुनिया भी तेज़ी से बदल रही है। आज हर प्लेटफॉर्म पर आपको फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे। कोई शेयर से जुड़े टिप्स दे रहा है, तो कोई क्रिप्टो का फॉर्मूला बता रहा है, तो कोई जल्दी अमीर बनने के सपने दिखा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये इन्फ्लुएंसर्स वाकई ही आपकी जेब भर रहे हैं या फिर आपकी मेहनत की कमाई को खतरे में डाल रहे हैं। तो मोहित जी से ये सब सवालों के जवाब हम जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस दौर में आपको किसकी सलाह पर भरोसा करना चाहिए और कहाँ दूरी बनानी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बातचीत की। तो मोहित जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो हमने देखा कि बीते कुछ वक्त में इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। क्या वजह आप मानते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, आई थिंक जो इंटरनेट का नया एरा है या जो डिजिटल बूम आया है, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, वहां पर तरह तरह के इन्फ्लुएंसर्स बोल लीजिए या किसी भी क्षेत्र के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी जैसे बाढ़ सी आ चुकी है सोशल मीडिया पे। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, यूट्यूब हो, आपको दिखेंगे कि तरह-तरह के एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी राय आसानी से आपको डिजिटली मुहैया करा रहे हैं। अब देखिए, इसमें सब कुछ गलत नहीं है। अक्सर होता है, यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हुई है कि इससे एक नॉलेज की क्रांति सी आ चुकी है। आपको जिस सब्जेक्ट पे जहाँ पर जो नॉलेज चाहिए या आप जो समझना चाहते हैं वो टॉपिक आसानी से आपको सरल भाषा में कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे मिल जाता है। तो एक अच्छी बात ये है कि इन्फ्लुएंसर्स ने डिजिटली छोटे टाउन्स, छोटे शहरों में, हिंटरलैंड्स में नॉलेज को ईज़िली अवेलेबल करवा दिया है। एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है। जहाँ पर आपके लिए कोई बैरियर नहीं है। आप आसानी से जो समझना चाहें वो समझ सकते हैं। पर इसके साथ-साथ जो एक नुकसान हुआ है, वो ये है कि सही और गलत की परिभाषा जो है वो कहीं न कहीं जाकर आपस में मिल चुकी है। हमें आपको किसी को नहीं पता कि जो बताया जा रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है, उसमें कितनी पारदर्शिता है, उसमें कितना अनबायस्ड व्यू है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। प्लस हमें ये भी नहीं पता कि जो बताने वाला है, उसका खुद का क्या टैलेंट है, उसके खुद के क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उसके खुद का क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है, हमें कुछ नहीं पता। जिसकी भी आवाज़ अच्छी है, चेहरा अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है या कुछ भी प्रेज़ेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, एडिटिंग स्किल्स अच्छी हैं, वो आकर आज यूट्यूब पे कहीं न कहीं किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो बना रहा है और उसे जनता देख रही है। और कहीं न कहीं उस झांसे में, उस दिलासे में आकर बहुत सारे लोग गलत एडवाइस में फँस भी रहे हैं। तो यहाँ पर सही और गलत जैसा मैंने कहा, उसकी परिभाषा थोड़ी-सी मिल सी गई है और ये अनुमान लगाना और ये पता करना कि क्या सही है और किसे माना जाए, वो बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। तो यहाँ पर क्या करना होगा? सबसे पहले आपको क्रेडेंशियल्स देखने होंगे कि जो बोल रहा है स्क्रीन पर, उनके खुद के क्रेडेंशियल्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, नॉलेज क्या है, क्या वो सेबी सर्टिफाइड है, क्या वो रेगुलेटरी लाइसेंसेस उनके पास में हैं, क्या उनके पास में बोलने के पीछे के कुछ जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं फुलफिल करने के लिए क्या वो है, राइट? तो कोई ना कोई बैकग्राउंड चेक स्क्रूटनी बहुत आवश्यक है। अगर आपको लगता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर आपको बता रहे हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा बताएँ टीवी पर, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना बोल लें, उनका प्रेज़ेंटेशन स्किल चाहे बहुत बेहतरीन हो और बहुत आसान भाषा में भी आपको समझा रहे हो, पर अगर उनके पास में बैकग्राउंड क्रेडेंशियल्स नहीं है, सेबी के दिए हुए सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, अगर वो रिसर्च एनालिस्ट, आरआईए, एडवाइज़र इस तरह के लाइसेंसेस नहीं है उनके पास में, तब फिर मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको
बहुत सोच समझकर उन वीडियोज़ पे भरोसा करना होगा। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी से होगी कि यहाँ क्या पर ये भी जो जानना वो चाह आपको रही थी बता रहे हैं। मैं कि बिल्कुल आपसे ये हम हाँ जी। चर्चा आगे भी जारी रखेंगे मोहित जी, लेकिन इस बीच एक सवाल जो मेरे मन में आया वो यही कि आपने छोटे टाउन्स की बात की, तो आपको लगता है कि जैसे ये पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं गांव-गांव तक इंटरनेट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी का एक्सेस है, तो जो छोटे निवेशक हैं, खास तौर पर अगर हम टियर 3 टियर 4 सिटीज़ की बात करें, तो उनके इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को ये इम्पैक्ट या फिर इन्फ्लुएंस करता है? ओह! बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा हद तक हमने देखा है कि जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, राइट? अगेन मैंने कहा हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इसका अच्छा पहलू ये है कि जो पार्टिसिपेशन फ़ाइनेंशियल मार्केट्स में आपने देखा है कि बहुत सारे एसआईपीज़ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे नए लोग फ़ाइनेंशियली इंक्लूड हो रहे हैं इकोनॉमी में, तो वो काफ़ी हद तक इस डिजिटल रिवॉल्यूशन के कारण हो रहे हैं। और ये छोटे शहरों में जो रहने वाले निवेशक हैं, या छोटे शहरों में जो रहने वाले लोग थे, जिन्हें पहले इतनी नॉलेज नहीं थी, जिन्हें पहले इतनी समझ नहीं थी, उन तक ये वीडियोज़ पहुँच रहे हैं, उन तक ये कंटेंट पहुँच रहा है और वो उसे बहुत रेगुलर बेसिस पे देख के, समझ के और कहीं न कहीं निवेश की प्रक्रिया से, इस फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ रहे हैं। तो डेफ़िनेटली इसका बेनिफिट हो रहा है, बट इसका जैसे मैंने कहा कि दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से, गलत एडवाइस में फँसकर बहुत पैसा खो भी रहे हैं। तो कहीं न कहीं कोई बिटकॉइन के झांसे में आ रहा है, कोई क्रिप्टो के झांसे में आ रहा है, कोई गेट रिच क्विक फ़ॉर्मूलाज़ में फँस रहा है, कोई अलग तरह के प्रोडक्ट्स में, स्टॉक ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस में कहीं न कहीं लोग फँस रहे हैं, बिना रिसर्च के, बिना कैपेबिलिटीज़ के, बिना एक्सपीरियंस के। तो इसका जो दूसरा पहलू है वो भी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में देखने को मिल रहा है। उससे जो क्षति पहुँच रही है ओवरऑल इस चीज़ में, इस मुहिम में, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या बोले तो सोचने का विषय है और इस पर भी हमको पूरी तरह से गौर करना होगा। दोनों ही पहलू हैं, इसका एक बैलेंस जो है वो बनाना बहुत आवश्यक है। आपने सही कहा मोहित जी, हर सिक्के के दो पहलू हैं और हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स के जो टिप्स हैं, अगर आप उस पर ब्लाइंडली भरोसा करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खासतौर पर इस बीच में हम मोहित जी पेड प्रमोशंस या फिर जिन्हें हम पंप एंड डंप कहते हैं, ये कितने बड़े रिस्क हैं आज के दौर में, जो इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल एंड आई थिंक आपने एकदम सही बात जो है वो उठाई है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर मुझे कहीं पर लगता है वो है अनबायस्ड व्यू का, राइट? तो जो आपके इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो कितने अनबायस्ड हैं। क्या इसके पीछे उनका खुद का कोई प्रैक्टिस है? क्या वो आपको जो भी टॉपिक दिखा रहे हैं उसके दोनों पहलू दिखा रहे हैं, सही और गलत, प्लसेस एंड माइनसेस, प्रोस एंड कॉन्स, क्या वो दोनों दिखा रहे हैं और बिल्कुल बैलेंस तरीके से दिखा रहे हैं विदाउट गिविंग देयर व्यू एंड विदाउट गिविंग देयर ओपिनियन कि भाई ये अच्छा है, ये गलत है। अब आप सिलेक्ट करिए आपको क्या सूट कर रहा है। क्या वो इस तरह से बात कर रहे हैं? और अक्सर, अक्सर इनफैक्ट 90% केसेस में मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये पेड प्रमोशंस करते हैं। तो कहीं न कहीं जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जो बड़े जायंट्स हैं चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के हों या किसी दूसरे लाइन के हों, इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं बेसिकली टू प्रमोट देयर ब्रांड। तो कहीं उनमें छोटे से इंसर्शंस आएँगे, वो बहुत ही स्मार्टली, टैक्टफुली आपको कोई ब्रांड्स के बारे में बताएँगे, किसी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएँगे, किसी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताएँगे, किसी एनालिस्ट के बारे में बताएँगे। तो ये एक कोलैबोरेटिव प्रमोशन होता है, जिसका वो पैसा लेते हैं। जब भी आपको ऐसा दिखे कि किसी भी वीडियो में ऐसा हो रहा है, तो आप सुनिए ज़रूर उस वीडियो को एक कान से पर दूसरे कान से निकाल दीजिए। जहाँ पर भी आपको कोई कोलैब, प्रमोशन, किसी भी ब्रांड का एडवर्टाइज़िंग दिख जाए कि इस ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ अच्छा बताया जा रहा है या उसकी खूबियाँ दिखाई जा रही हैं और वो टैक्टफुल तरीके से छुपा के अगर ओपनली बता रहे हैं कि भई ये इस ब्रांड का वीडियो है, तब फिर ठीक है, वो आपके ऊपर है आप देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। बट कहीं अच्छे कंटेंट के अंदर में छुपाकर 30 मिनट के वीडियो में 2 मिनट का एक इंसर्शन डालकर कहीं आपको कुछ बताया जा रहा है, तो आप उससे थोड़ा-सा बचिए, संभल कर चलिए। वहाँ पर आपको ये ज़रूर देखना है कि कहीं आप उस बहकावे में आके फँस ना जाएँ। आप सुनिए ज़रूर, करिए अपनी मन की। और अगर जिस तरह से आपने बोला कि इस चीज़ को आपने काफ़ी देखना ज़रूरी है कि कुछ इस तरह से पेड प्रमोशन ना हो, कहीं आप उनके बहकावे में फँस ना जाए। लेकिन अगर मोहित जी कोई गलत सलाह देता है और कोई निवेशक इसमें फँस जाता है, तो उसके पास क्या विकल्प है? उसके पास क्या कुछ रेमेडी है? देखिए, आई थिंक इसमें सबसे बड़ी मेरी सलाह यही रहेगी कि बचाव में ही सावधानी है।
जितनी ज़्यादा सावधानियाँ आप रखेंगे, जितना आप सँभल कर चलेंगे, उतना ही सेफ रहेगा। बहुत बार फ़ाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थोड़े कम होते हैं, रेगुलेटरी एक्शन में टाइम लग सकता है। बिल्कुल आप आरबीआई में जा सकते हैं, सेबी के पास जा सकते हैं, ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। सेबी का एक स्कोर्स प्लेटफ़ॉर्म होता है, SCORES स्कोर्स करके एक कंप्लेंट प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आप जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के अगेंस्ट में या किसी भी इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट में भी, राइट? एंड आप वैसे भी इस चीज़ को कहीं पर भी रेगुलेटरी फोरम में रेज़ कर सकते हैं। बट अगेन आई वुड रिपीट एंड अर्ज कि सबसे पहले आप क्रेडेंशियल्स देखिए, जो स्क्रीन पर आपके सामने बात कर रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या क्रेडेंशियल्स है और क्या वो सर्टिफाइड हैं वो बात करने के लिए। अगर आप वो देखकर पहला कदम ही सही रखेंगे तो शायद आगे के कदम आपके सारे सही जाएँगे ही जाएँगे। बट बहुत बार ये मान के चलिए कि सोशल मीडिया के बहकावे में आकर कभी भी किसी नए प्लेटफ़ॉर्म से, नई चीज़ से साइन अप मत करिए। अपना अलग से रिसर्च करिए उसके बारे में, अलग से जाकर अगर हो सकता है तो फिज़िकली चेक करिए प्रीमाइसेस को, फिज़िकली चाहिए तो मिल के आइए एडवाइज़र से, डिस्ट्रीब्यूटर से, जो भी हुँ। बात कर रहे हैं, ताकि आपको पता लग सके। कभी भी डिजिटली किसी भी चीज़ को इमीडिएटली सुनते ही, समझते ही साइन मत करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर लास्ट में यही जानना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा ट्रेंड है, तो आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे क्या आपको लगता है कि ये जो दौर शुरू हुआ है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का, ये एक बबल है या फिर आपको लगता है कि अभी ये लंबे वक़्त तक इस तरह का ट्रेंड टिकने वाला है? देखिए, इसका इसका जवाब शायद मेरे पास में नहीं है। बट हाँ, जो ये एक जैसा मैंने कहा, ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। तो हर क्रांति एक अपनी पराकाष्ठा पे पहुँचकर बदलती ज़रूर है या पलटती ज़रूर है। और मुझे लगता है इसका भी एक फटीग फैक्टर जो है वो ज़रूर आएगा कभी न कभी, क्योंकि किसी भी चीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आखिर जाकर कहीं न कहीं डिमिनिश होने लगती है। और सिर्फ़ जो अच्छा, रिलेवेंट और ओरिजिनल कंटेंट है, मुझे लगता है थोड़े आने वाले समय में जो निवेशक है या जो पब्लिक है वो सिर्फ़ वही देखना चाहेगी। कहीं न कहीं आपको थोड़े समय में ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या जेन्युइन है, क्या रिलेवेंट है और क्या यूज़फुल है और क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। तो वो आसानी से आप अलग कर पाएँगे बेसिकली। तो क्या बोलते हैं, गेहूँ और धुन को आप अलग-अलग देख पाएँगे। और मुझे लगता है आने वाले साल भर, 2 साल के अंदर में जिस तरह से बाढ़ आ रही है कंटेंट की, कहीं न कहीं जाकर वो एक डिसर्निंग बिहेवियर भी आ ही जाएगा कि आप आराम से छँटनी कर पाएँगे कि कौन-सा रिलेवेंट है, कौन-सा नहीं, और फिर शायद सिर्फ़ अच्छा कंटेंट चलेगा और बाकी की जो नॉइज़ है चारों तरफ, शायद कहीं न कहीं वो थोड़ी-थोड़ी डिम होने लगेंगी। बट मुझे लगता है उसके पहले शायद एक क्रेसेंडो आएगा, जो जो माहौल चल रहा है वो शायद और तेज़ी से ऊपर जाएगा और उसके बाद ही कहीं पर ये फटीग फैक्टर शुरू होगा। राइट, और इस बीच हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस या फिर रेगुलेशन इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए भी लाई जाए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंगली आपने बताया और कई बातें जो ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तो यही कि जिस तरह से डिजिटल कंजम्पशन लगातार बढ़ रही है, ना सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव में भी, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें और जिस तरह से मोहित जी बता रहे थे कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उस तरफ भी आप ज़रूर गौर फरमाएं। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर जुड़ना शुरू हो गए हैं। पहले कॉलर हमारे साथ शौकत जी जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू। हेलो, थैंक यू दीपाली जी। पूछिए सर। थैंक यू दीपाली जी। मेरे पास में 9 फंड है। म्यूचुअल फंड में मैं काफी टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरा जो गोल है 12 साल के बाद में मुझे 2 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट रहेगी रिटायरमेंट एंड माय डॉटर मैरिज के लिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या मेरा जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड के अंदर वो सही है या कुछ चेंज करने की जरूरत है? आप प्लीज सजेस्ट करें। ऑल राइट, तो मोहित जी एक बार रिव्यू ये करवाना चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को, जिस तरह से इन्होंने बताया कि सिर्फ 36,000 की ये कर रहे हैं और पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी जो है 23,65,000 के करीब पहुंच गई है और इनका लक्ष्य, निवेश अवधि की बात करें तो लॉन्ग टर्म इनका नजरिया है और लक्ष्य इन्होंने रखा है 2 करोड़ का। इनको रिटायरमेंट के लिए फंड चाहिए और साथ ही साथ अपनी बिटिया की शादी भी ये करना चाहते हैं। तो जो इनका फंड सिलेक्शन है, क्या आप राय देना चाहेंगे? जी। तो शौकत जी, देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप अभी से बहुत अच्छी तरह से प्लान कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बिटिया की शादी के लिए, तो उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। काफ़ी अच्छा आपने पोर्टफोलियो बनाया है और काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो आपने इकट्ठा भी कर लिया। तो 36,000 रुपए की आपकी जो मंथली एसआईपी है,
वो कहीं न कहीं जाकर 1 करोड़ 10 लाख के आसपास की रकम आप उससे जुटा लेंगे, सिर्फ जो आप एसआईपी कर रहे हैं उससे। यहाँ पर मैंने 12% की रिटर्न रेट अज़्यूम की है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, जो कि आपका 12 साल का गोल है। इसके साथ ही में आपका करंट पोर्टफोलियो है कुछ 23,65,000 के आसपास। ये जो पोर्टफोलियो है, ये भी साथ-साथ बढ़कर करीब 92 लाख रुपए के आसपास पहुँच जाएगा। दोनों को मिलाऊँ तो कुल मिलाकर 2 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास की रकम जो है वो आप आसानी से जोड़ लेंगे 12 साल में। यहाँ पर मैंने एक काफ़ी अच्छी क्या बोलते हैं रेट पकड़ के रखी है 12% की, व्हिच इज़ अ रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न जो मैंने लिया है। और अगर थोड़ा अच्छा बाज़ार रहता है तो शायद आप इससे अच्छा भी पोर्टफोलियो इकट्ठा कर पाएँगे। बट आप कोशिश करिएगा कि अपनी एसआईपी की रकम को बढ़ाते रहें, थोड़ा-सा स्टेप अप करें ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा कॉर्पस आप अपने लिए क्रिएट कर पाएँ। जहाँ तक आपके स्कीम्स का सवाल है, तो देखिए ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका काफ़ी अच्छा है। आपने अच्छे से कवर किया है इक्विटी की कैटेगरीज़ को, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है। एक मैं आपको कमोडिटी फंड ऐड करने की सलाह दे सकता हूँ। चाहे तो आप एक गोल्ड फंड अपने पोर्टफोलियो में परमानेंट तरीके से ऐड कर सकते हैं या फिर गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। एंड एक इंटरनेशनल फंड, मुझे लगता है कहीं न कहीं जाकर सबको अपने पोर्टफोलियो में एक छोटा-सा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन कर ही लेना चाहिए, बिकॉज़ भारतीय बाज़ार की रफ्तार अच्छी है, बट इंटरनेशनल मापदंड के हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं न कहीं हमारे बाज़ार पिछले काफ़ी सालों से अंडर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो आपको ज़रूरी एक है कि एक थोड़ा-सा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का भी एक्सपोज़र लें, तो एक छोटा इंटरनेशनल फंड और कमोडिटी फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए, अदरवाइज़ द बैलेंस इज़ वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल्स। ऑलराइट, चलिए बढ़ते आगे। अब हमारे साथ श्याम सुंदर जोशी जी असम से जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। सवाल तो मैंने व्हाट्सएप पर भेज दिया है आपको, जी मैंने व्हाट्सएप कर दिया। सर, तो मेरे को मतलब 26,000 के एसआईपी, उसके अंदर उसको कौन सा कंटिन्यू करना है, कौन सा हटाना है, ये मुझको बता दीजिए। एक बार फिर बोलूँ क्या कौन और कौन सर आपकी जो निवेश अवधि है वो 2 से 3 साल की है और आपका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मेरा कोई वैसा नहीं है, कुछ खास नहीं है कि मैं इसको ठीक है कि जितना दिन चल रहा है उतना दिन ये चीज मेन मैं जानना चाहता हूँ इसके अंदर कौन सी मुझको कंटिन्यू करनी है, कौन सी मुझको हटाना है। ऑलराइट, तो सर एक बार नज़र डाल लें इनके पोर्टफोलियो पर भी। ये चाहते हैं कि आप उसकी तरफ से सलाह मिले कि जो सिलेक्शन इन्होंने किया है क्या वो सही है या नहीं। मंथली सिर्फ 26,000 की कर रहे हैं और पोर्टफोलियो की वैल्यू 45 लाख तक पहुंच गई है। शॉर्ट टर्म का नज़रिया रखते हैं 2 से 3 साल का। तो क्या राय रहेगी सर, कैसा दिख रहा है इनका पोर्टफोलियो? जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ तो श्याम सुंदर जी बेसिकली कोई इन्होंने कोई बहुत फाइनेंशियल गोल्स नहीं सेट किए हैं, बट एसआईपी बना दिया है एंड ही इज जस्ट वांटिंग टू नो कि एसआईपी का बैलेंस ठीक है कि नहीं है, राइट? गोल्स पे भी बात करूंगा, बट जो पहले उनका मेन सवाल है उस पे मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। तो देखिए अभी मैं इनका अगर पोर्टफोलियो देखूं, राइट, एंड यहाँ पर लार्ज कैप डोमिनेटेड पोर्टफोलियो है, तो इन्होंने एक आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी ले रखा है, एचडीएफसी टॉप 100 ले रखा है, कोटक ब्लू चिप ले रखा है। ये तीनों ही लार्ज कैप फंड है। फ्रैंकलिन फोकस्ड है, वो भी थोड़ा सा लार्ज कैप डोमिनेटेड फंड है, राइट? एंड इवन आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप जो है वो भी 70% लार्ज कैप है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का भी जो डोमेस्टिक इक्विटी पोर्शन है वो भी मेजोरिटी लार्ज कैप ही है। इवन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप इज 70-75% लार्ज कैप फंड। तो जो भी फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में वो पूरी तरह से लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स हैं एंड इनके पास में सिर्फ एक मिड कैप फंड है, वो है निपॉन का ग्रोथ फंड। अब देखिए इनकी उम्र है 65 वर्ष, तो मुझे नहीं पता कि ये पोर्टफोलियो क्या इनके रिटायरमेंट का कॉर्पस है या फिर ये एक्स्ट्रा वेल्थ है जिसे ये एक्यूमुलेट करना चाहते हैं एंड इज ओके टू टेक सम रिस्क। बट अगर मैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो में ओवरलैप एनालिसिस करूं अगर आपका, तो जो आपके 3 लार्ज कैप फंड है एक्टिव, एबीएसएल और एचडीएफसी में करीब 53% पोर्टफोलियो एकदम एग्जैक्टली सेम है। तो आपको कोई बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है ये दो अलग अलग फंड रख के। उसी तरह से अगर मैं देखूं एचडीएफसी और कोटक, इनमें भी करीब 46% ओवरलैप है। तो दोनों ही पोर्टफोलियो एकदम आइडेंटिकल है, बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो कहने की बात ये कि ये जो 3 लार्ज कैप फंड आपने रखे हैं उनका कम से कम 50% पोर्टफोलियो तीनों ही फंड्स का एकदम एक जैसा है और बाकी 50% भी कोई बहुत मेजरली डिफरेंट नहीं है, बहुत हल्का फुल्का ही उसमें डिफरेंस है, राइट? तो
टेक्निकली स्पीकिंग आपको ये 3 लार्ज कैप फंड रखने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरी राय ये रहेगी कि आप इन तीनों लार्ज कैप फंड्स को कंसोलिडेट करिए। 3 में अलग-अलग एसआईपी चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप रखिए इनमें से कोई भी एक फंड, ऐसा कोई इसमें अच्छा या बुरा नहीं है, आप कोई भी एक फंड रख सकते हैं। आप आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज कैप फंड को चला सकते हैं या जो भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि आपके पास में दूसरे फंड हाउस का फ्लेक्सी कैप है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप आदित्य बिरला का लार्ज कैप फंड में कंसोलिडेट कर लीजिए। और अगर आपको लार्ज कैप ही रखना है अपना पोर्टफोलियो, तब फिर एक इंडेक्स फंड, एक प्योर इंडेक्स फंड जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड हो या फिर निफ्टी 50 हो, अगेन डिपेंडिंग कि आप किस तरह का पोर्टफोलियो चाहता है, क्योंकि आपके पास प्योर लार्ज कैप बहुत एक्टिव है, तो आप शायद एक निफ्टी नेक्स्ट 50 रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो वहां पर आप यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए, तो इससे आपका लार्ज कैप का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। मिड कैप जैसा मैंने बोला आपके पास में एक ही फंड है। अगेन अगर आपका लक्ष्य है वेल्थ क्रिएशन का और ये रिटायरमेंट कॉर्पस है और आपको इसकी इतनी वोलेटिलिटी से इतनी ज्यादा वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, तब फिर आप चाहें तो थोड़ा सा एक मल्टी कैप फंड या स्मॉल कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं अगर अग्रेसिव ग्रोथ देख रहे हैं। और अगर बैलेंस थोड़ा सा मॉडरेट ग्रोथ देख रहे हैं तब फिर आपके पोर्टफोलियो का संतुलन सही है। बस ओवरलैप थोड़ा ज्यादा था लार्ज कैप में, उसको मैंने कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। ऑल राइट, तो लार्ज कैप में आपको कंसोलिडेशन की ज़रूरत है और अभी और भी हम सवाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योर मनी में। और आज योर मनी में हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो पर सलाह दे रहे हैं मनी फ्रंट के को फाउंडर एंड सीईओ मोहित गांग। सर, एक बार फिर से कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। अब हमारे साथ उत्तर प्रदेश से अंकित जुड़ रहे हैं। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। हेलो जी बताएं सर, बताएं, पूछिए अपना नमस्कार। सवाल। हाँ सर, मुझे लमसम में इन्वेस्ट करना है। हेलो, लमसम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, लमसम में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो 10 लाख आप एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं, तो सर क्या राय आपकी तरफ से रहेगी? और जो निवेश अवधि है वो 20 साल की है, अभी इनकी उम्र 36 साल है और 10 लाख का एक मुश्त निवेश की योजना बना रहे हैं, तो क्या सही रहेगा इनके लिए? जी, तो जैसा मैं समझ सकता हूँ और जो मेरे पास में डिटेल्स अवेलेबल हैं, अंकित जी की उम्र 36 साल है और 20 साल की इनके पास में समय अवधि भी है, तो काफ़ी यंग एज है और अग्रेसिव टाइमलाइन भी है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर इन्हें कोई भी कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाने की आवश्यकता है। ये आराम से एक अच्छा अग्रेसिव पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं। अब लमसम अगर ये करना ही चाहते हैं और मार्केट के स्तर भी काफ़ी अच्छे हैं, फिलहाल मार्केट अपने पीक लेवल से काफ़ी गिर भी चुका है। अगर हम देखें तो निफ्टी 26,400 के पीक से आज करीब 24,000 के लेवल के आसपास है। तो एक रीसेंट कनेक्शन भी हुआ है मार्केट में, तो उसको देखते हुए भी लमसम की स्ट्रैटेजी काफ़ी ठीक रहेगी। यहाँ पर मेरे पास में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बट मैं अगर एक पोर्टफोलियो मुझे बनाना होगा 10 लाख रुपए का, तो सबसे पहली चॉइस रहेगी एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो उसमें ये बंधन निफ्टी 50 या ब्लू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले सकते हैं। वहां पर कुछ 4 लाख रुपए, करीब 40% पोर्टफोलियो लार्ज कैप में। मिड कैप में इन्वेस्को या ईडलवाइज का मिड कैप फंड ले सकते हैं एक्टिव, 2 लाख रुपए वहां, अराउंड 20% एलोकेशन। स्मॉल कैप में बंधन या फ्रैंकलिन का कोई फंड, अगेन 2 लाख रुपीस, वहां पर 20% एलोकेशन। और एक कमोडिटीज फंड की मैं राय दूंगा, एबीएसएल या एक्सिस गोल्ड फंड, 2 लाख रुपए। अगर कमोडिटीज इनके पास में अदरवाइज एलोकेशन है तो ये एक इंटरनेशनल फंड भी ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और कमोडिटीज और इंटरनेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन रखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये रहेगी 10 लाख के एलोकेशन की सलाह फिलहाल देखते हुए कि इनको एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना है। यहाँ पर मेरा एक ही केवियट है कि अगर आपको लगता है आप थोड़ा सा वोलेटिलिटी नहीं झेल पाएंगे और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो मेरी राय ये रहेगी कि आप इसको 2 या 3 ट्रांचेस में एसटीपी करके डालिए, एकदम से पूरा लमसम मत डालिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट की चाल थोड़ी वोलेटाइल रहे। बट अगर आप 20 साल के हिसाब से आप डाल रहे हैं और आपको कोई परवाह नहीं है इन द सेंस कि आप वोलेटिलिटी झेल पाएंगे एंड थोड़े बहुत उतार चढ़ाव से आप घबराएंगे नहीं, तो फिर डेफिनेटली बेझिझक होकर आप ये 10 लाख का एलोकेशन लमसम कर सकते हैं।
ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे और अब कुछ एसएमएस ले लेते हैं। हमें मैसेज भेजा है घनश्याम शर्मा जी ने गुरुग्राम से। मोहित जी, इनकी उम्र 30 साल है और मंथली सिप ही 8,000 की कर रहे हैं और करंट पोर्टफोलियो वैल्यू की बात करें तो 2 लाख तक पहुंच गई है। 15 साल का इनका टाइम होराइजन है और ये 3 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो इनके पास कोटक मिड कैप रेगुलर में 2,000 की ये सिप कर रहे हैं। मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी 2,000 का इनका निवेश जारी है। इसके अलावा ICICI FMCG फंड ग्रोथ में 1,000, क्वांट वैल्यू फंड रेगुलर 1,000 और क्वांट मल्टी कैप फंड में भी 1,000 कर रहे हैं। और एक और फंड है जो कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है ग्रोथ, इसमें भी 1,000 की इनकी सिप जारी है। तो क्या आपकी तरफ से राय रहेगी सर, जो इन्होंने लक्ष्य तय किया है और जो समय इन्होंने निर्धारित किया है, तो ये लक्ष्य हासिल करते हुए देख सकते हैं? घनश्याम जी, आपको अपनी समय अवधि बढ़ानी पड़ेगी या फिर अपनी SIP की राशि बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज लक्ष्य बहुत बड़ा आपने लिया है, जो कि अच्छी बात है, बट फिलहाल जो आप उसके लिए एलोकेशन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। करोड़ का कॉर्पस अगर आपको जमा करना है 15 साल में, और अगर मैं 12% की रेट अज्यूम करूं, तो आपको कम से कम 60,000 रुपए पर महीने की SIP करनी पड़ेगी। तो आपको अपनी SIP की रकम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 8,000 ही कर सकते हैं तो आपको इसमें 30% का स्टेप अप लगाना पड़ेगा हर साल अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए, या फिर आप अपने लक्ष्य की अवधि को 15 से बढ़ाकर 20 कर दीजिए, तब भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा और आपकी जो 60,000 की रकम है थोड़ी आप कम कर पाएंगे। जहां तक आपके फंड्स का सवाल है, आपने क्वांट के बहुत सारे फंड्स ले रखे हैं, मुझे लगता है बहुत डुप्लीकेशन है वहां पोर्टफोलियो में, ओवरलैप भी हाई है। कोशिश करिए कि 1 या 2 पे सीमित रखिए, 3 फंड की आवश्यकता नहीं है। और आपने एक सेक्टोरल फंड ले रखा है ICICI FMCG का, मुझे लगता है उसकी भी आवश्यकता नहीं है। कोई अच्छा डाइवर्सिफाइड या फ्लेक्सी कैप फंड शुड बी गुड इनफ। आप एक अच्छा लार्ज कैप फंड लीजिए, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और ये एग्रेसिव क्वांट के फंड्स या फिर ICICI FMCG की जगह कंसोलिडेट करके एक अच्छा स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए, जो कि 12 से 15 साल के लक्ष्य के हिसाब से आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ऑल राइट सर, तो शो में वक्त यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इस शो में शामिल हुए और हमारे दर्शकों की क्वेरीज को आपने सॉल्व किया, आपने सलाह दी। साथ ही साथ सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें अपने सवाल भेजते रहें पोर्टफोलियो से जुड़े हुए, और हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके सभी सवालों का जवाब हम अपने गेस्ट से लें। और यहाँ पर इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखा देते हैं मोहित गांग के टॉप पिक्स।